दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जो भी कंपनी कस्टमर नीड को बहुत अच्छी तरह समझ सकती है, वही कंपनी एक ऐसा प्रोडक्ट बना सकती है जो उस कस्टमर के नीड को बहुत अच्छी तरह सेटिस्फाई कर सके। लेकिन यहाँ पर एक प्रमुख सवाल यह है कि आपको पता कैसे चलेगा कि कंज्यूमर की नीड क्या है। यहाँ पर मैपिंग की इंपॉर्टेंस हमें पता चलती है और मैपिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा टॉपिक है, जब हम इसे बहुत अच्छी तरह समझते हैं तो हमें पता चलता है कि मार्केट में कहां पर गैप है और इस गैप को हम किस तरह फिल कर सकते हैं। मैपिंग के समझ के ऊपर ये हमारा तीसरा एपिसोड है। आइए रुख करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर और जानते हैं कि आज हम मैपिंग के किस पहलू के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप ये एपिसोड आज देख रहे हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप पिछले दोनों एपिसोड जो मैपिंग के ऊपर मैंने आपके साथ चर्चा किया है उसे डेफिनेटली देखिए। जब आप उसको देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि आप गैप जो है वो किस तरह फाइंड आउट करते हैं और जब आपका गैप आपको पता चलता है तब आप नेक्स्ट स्टेप पे आते हो। और नेक्स्ट स्टेप क्या है? प्रोडक्ट डेवलपमेंट। मतलब आप एक ऐसे प्रोडक्ट को डेवलप करने की कोशिश करते हो जिससे आप उस नीड को फुलफिल करना चाहते हो जो आपको मैपिंग ने बताया है। जब प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत इंटीग्रेटेड होते हैं, वो बहुत इन्वॉल्व होते हैं। वो कौन होते हैं? फाउंडर्स होते हैं और उस प्रोडक्ट डेवलपमेंट कंपनी की टीम होती है। कुल मिला के करीब 10 लोग ऐसे होते हैं जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस में इन्वॉल्व रहते हैं। और जब प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस आगे बढ़ता है तब एक फर्स्ट जो प्रोडक्ट आता है उसे कहते हैं फर्स्ट ट्रायल सैंपल। और ये जो फर्स्ट ट्रायल सैंपल होता है, इस ट्रायल सैंपल को ये 10 लोग ट्राई करते हैं, अपना फीडबैक देते हैं और उस फीडबैक के ऊपर ये प्रोडक्ट फिर नेक्स्ट लेवल ऑफ ट्रायल में जाता है। अब मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगा और हम इसी टॉपिक के ऊपर थोड़ा और चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा कि 10 लोग इस प्रोडक्ट को ट्राई करेंगे। मान लीजिए कि 10 के जगह अगर वहां पर 100 लोग ऐसे होते हैं जो उस प्रोडक्ट को ट्राई करते हैं, तो आपको क्या लगता है फीडबैक में वेरिएशन आएगा कि नहीं? जरूर आएगा। 10 लोगों का सोच और 100 लोगों के सोच में डेफिनेटली जमीन और आसमान का अंतर होता है। मैं ज्यादातर लोगों को एडवाइस करते हुए ये कहता हूं कि आप ना एक रेफरेंस ग्रुप बना के रखिए। रेफरेंस ग्रुप का मतलब कुछ ऐसे लोग जो आपके नेटवर्क में हैं और किसी टाइप का आप जब डेवलपमेंट करते हैं तो इन 100 लोगों का आप ओपिनियन ले लेते हो। हाल ही में एक क्लाइंट को मैंने ये कहा कि आप भी एक रेफरेंस ग्रुप रेडी करके रखिए और रेफरेंस ग्रुप बनाते हुए उनको मैंने कुछ गाइडलाइंस दी। ये गाइडलाइंस मैं आपको भी दे रहा हूं और मैं आपको ये गुजारिश कर रहा हूं कि आप भी एक ऐसा ही रेफरेंस ग्रुप बनाइए। और याद रखिए कि आपको बहुत सारे लोगों की जरूरत नहीं है। इस क्लाइंट को मैंने 100 के लिए कहा है, आप शायद 25 या 50 रख सकते हैं, लेकिन 25 से नीचे मत रखिए, क्योंकि एट द एंड आपको ये जानना जरूरी है कि जो एंड कंज्यूमर है वो आपके प्रोडक्ट के बारे क्या सोचता है। इसीलिए सैंपल साइज जितना बड़ा होगा उतना आपको अच्छा सही फीडबैक मिलेगा। रेफरेंस ग्रुप को बनाते हुए आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना है और वो बातें ऐसी हैं। पहला तो आपका रेफरेंस ग्रुप आपका फैमिली होना चाहिए या फिर एक्सटेंडेड फैमिली होनी चाहिए। फिर वो आपके नेबर्स हो सकते हैं, फिर वो आपके दोस्त भी हो सकते हैं या फिर वो आपके कलीग्स भी हो सकते हैं। याद रखिए, जब आप इस रेफरेंस ग्रुप को बनाते हो तो इसमें बहुत वेरिएशन की जरूरत है, बहुत कैटेगराइजेशन की जरूरत है। मतलब कि उनका एज ग्रुप क्या है, एक ही एज ग्रुप के लोग आप नहीं रख सकते, आपको डिफरेंट एज ग्रुप के लोगों को रखना जरूरी है। दूसरा, लोकेशन। लोकेशन इसलिए जरूरी होता है क्योंकि एक मद्रास के इंसान का होता है वही टेस्ट एक पंजाब के इंसान का नहीं होगा। उसी तरह वेरिएशन बहुत होते हैं। जब हम एक प्रोडक्ट को बॉम्बे में ट्राई करते हैं, कलकत्ता में ट्राई करते हैं, असम में ट्राई करते हैं या फिर वाइजैक में ट्राई करते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रीजनली हमारे टेस्ट और प्रेफरेंसेस जो है वो बदलते रहते हैं। तीसरा, इनकम ग्रुप। इनकम ग्रुप का भी आपको बहुत ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि जब आप एक प्रोडक्ट को बनाते हो और उसका जब आप एमआरपी सेट करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन है। तभी जाके आपको एक सही अनुमान मिलेगा कि आप सही दिशा में जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। दोस्तों, याद रखिए, एक फाउंडर या फिर एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो टीम होता है, दे आर नॉट द फाइनल कंज्यूमर। द फाइनल कंज्यूमर आर दोज 100 पीपल whom you are going to sample the product. At the end of the day, फाउंडर और प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम जो है वो तो प्रोडक्ट हमेशा कंज्यूम नहीं करने वाली है ना। आप प्रोडक्ट बेचोगे किसको? आप बेचने वाले हो कंज्यूमर को। इसीलिए कंज्यूमर का फीडबैक होना आपके लिए बहुत जरूरी है और उस फीडबैक से जो भी आपको एनालिसिस मिलती है, जो भी आपको रिजल्ट मिलता है, उसके ऊपर आपको डिसीजन लेना बहुत जरूरी है ताकि आप नेक्स्ट लेवल ऑफ ट्रायल्स में वो मिस्टेक्स ना करें। कुछ कॉशन वाली बातें हैं आपके लिए यहाँ पर।
फर्स्ट चीज कि आप जब कंज्यूमर से फीडबैक लेते हो तो उस फीडबैक के ऊपर आप एनालाइज करोगे और उस फीडबैक के ऊपर आप डिसीजन लोगे। डिसीजन कंज्यूमर नहीं देने वाला, कंज्यूमर सिर्फ फीडबैक देगा, आपको क्या करना है, डिसीजन लेना है। सेकंड, आप कुछ भी काम कर रहे हो इसमें एक डेडलाइन होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, जब हम फीडबैक लेते रहते हैं ना, फीडबैक में ऑलवेज देयर इज अ स्कोप ऑफ इम्प्रोवाइजेशन, और हम उस परफेक्शन को पहुंचने तक इतना डिले कर देते हैं कि हमारा प्रोडक्ट ट्रायल में होता है और कोई दूसरा इस प्रोडक्ट को लॉन्च कर देता है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आप इस रेफरेंस ग्रुप को बनाते हो, याद रखिए मैंने आपको कहा है फ्रेंड्स, फैमिली, नेबर्स एंड कलीग्स, ये जो होते हैं ये आपके क्लोज नेटवर्क वाले लोग होते हैं और यहाँ पर एक कॉन्फिडेंशियलिटी रहती है। मतलब आपको पता है कि अगर आप अपने लोगों के साथ ये सैंपलिंग करोगे तो आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो बाहर नहीं जाएगी। केवल यही नहीं, जब आप रेफरेंस ग्रुप बनाते हो और उस रेफरेंस ग्रुप को आप रेगुलरली कांटेक्ट में रहते हो उस रेफरेंस ग्रुप से, तो वो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत मदद करती है। जैसे कि कल आपने प्रोडक्ट का डिजाइन किया तो आप उनसे फीडबैक ले सकते हैं, पैकेजिंग आपने बनाई तो आप उनसे फीडबैक ले सकते हैं, आपने कोई ऐड बनाया तो आप उनसे फीडबैक ले सकते हैं। और ये जो रेफरेंस ग्रुप होता है ना, ये उस कंपनी को बहुत अच्छी तरह जान लेता है और उनके जो फीडबैक आते हैं वो फीडबैक उस कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उसके बाद ही उनको पता चलता है कि उनको एक्चुअली करना क्या है जिससे वो एक ऐसा प्रोडक्ट बना सके जो कस्टमर के लाइफ में वैल्यू ऐड करे। याद रखिए दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है मार्केटिंग इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग वैल्यू, डिस्ट्रीब्यूटिंग वैल्यू एंड कम्युनिकेटिंग वैल्यू। आई होप आपको आज के एपिसोड में भी बहुत वैल्यू मिली होगी। अगले एपिसोड में हम फिर मैपिंग को आगे बढ़ाएंगे और जैसा मैंने आपको कहा कि ये 3 स्टेप प्रोसेस है, मैप, टैप, अडेप्ट। स्लोली हम इन हर एक चीजों को डिस्कस करेंगे और अंत में समझेंगे कि एक ब्रांड सही तरीका से किस तरह लॉन्च किया जाता है। तब तक के लिए आपका ये दोस्त आपसे अलविदा लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद।